दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझ रहे थे रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से। हम ये जानते हैं कि जब भी दो पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई करते हैं और अगर हमें उन दोनों पॉइंट के मोशन को एनालाइज करना है, मतलब सोचिए कि रिजिड बॉडी एक जनरल प्लेन मोशन के अंडर है और रिजिड बॉडी के ऊपर दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के हमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को एनालाइज करना है। तो क्योंकि दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो आप वहां पे ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब भी दो पॉइंट डिफरेंट रिजिड बॉडी पे लाई करेंगे, या आप ये कह सकते हो जब भी दोनों पॉइंट मूवेबल होंगे, तो इन दैट सिचुएशन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी टाइम के साथ बदल रही होगी और पॉइंट्स की पोजीशन भी टाइम के साथ बदल रही होगी। तो वहां पे आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या होती है और ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या होती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इससे रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम के मतलब को समझते हैं। यहां पे हमारे पास एक डिस्क है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रोटेटिंग सरफेस है, इसको हम एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। इस डिस्क के ऊपर हमने एक रिजिड बॉडी को रखा है। जो व्हाइट कलर की आपको बॉडी नजर आ रही है, यहां पे जो ब्लॉक नजर आ रहा है, ये एक रिजिड बॉडी है। अब हम इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। जो पॉइंट इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एक्सिस है, जो ऊपर की तरफ, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं, जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो आप ये कह सकते हो इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं दो पॉइंट ले रहा हूं। एक वो पॉइंट जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है और एक वो पॉइंट जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे है, दूर है। जो नजदीक वाला पॉइंट है मैं उसको ए का नाम दे देता हूं और जो दूर वाला पॉइंट है उसको बी का नाम दे देता हूं। जब भी मैं इस रिजिड बॉडी को रोटेट करूंगा, ऑब्वियसली ए और बी जो पॉइंट है वो मूव करेंगे। आप इसको एक जनरल प्लेन मोशन की तरह ले सकते हो कि जो ए और बी पॉइंट है वो एक प्लेन में मूव कर रहे हैं। अब यहां पे हमें ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के मीनिंग को समझना है। तो चलिए जरा इसके मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। स्क्रीन पे आपको रिजिड बॉडी की इनिशियल पोजीशन नजर आ रही होगी। इस इंस्टेंट को हम जीरो इंस्टेंट बोल देते हैं। t = 0 इंस्टेंट पे हम रिजिड बॉडी को देख पा रहे हैं। इस रिजिड बॉडी के ऊपर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो हम ए के रेस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोचिए, तो हमें ए की रेफरेंस फ्रेम को दिखाना होगा और यहां पे हमें ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का यूज करना है, क्योंकि दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं वेरी कर रही है, तो हम यहां पे ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन पे आप ए के रेफरेंस फ्रेम को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हमने एक डायरेक्शन को आई कैप दिखाया है और एक डायरेक्शन को जे कैप की तरफ दिखाया है। के कैप की डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लेन में मोशन हो रहा है। तो आई कैप एंड जे कैप को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये इनिशियल पोजीशन है। अब कुछ इंस्टेंट के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगले इंस्टेंट पे आपने देखा कि ए की पोजीशन बदल गई है और बी की पोजीशन भी बदल गई है। लेकिन जो ए की रेफरेंस फ्रेम है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो उसका जो आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन है वो नहीं बदली है, वो अभी भी वैसी ही है। बस ओरिजिन जो है वो चेंज हुआ है। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक कर्वी लीनियर मोशन के थ्रू ट्रांसलेट हुआ है। डायरेक्शंस आई कैप और जे कैप की नहीं चेंज हुई हैं। तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को बोला जाता है ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा और इन डेप्थ समझते हो तो जो इनिशियल पोजीशन है उस पोजीशन में अगर मैं बी को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो आई कैप की तरफ है। लेकिन जब इसको फाइनल पोजीशन को देखते हो, जब हमने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जब हम फाइनल इंस्टेंट पे पहुंच गए हैं, तो वहां पे अगर आप बी की पोजीशन को पूछ रहे हो ए के रेस्पेक्ट में, तो उसके दोनों कंपोनेंट आएंगे। फिर आई कैप की तरफ भी कंपोनेंट आएगा और जे कैप की तरफ भी कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अब जो बी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए वो चेंज हो गई है। उसके आई कैप एंड जे कैप कंपोनेंट भी आपको देखने होंगे। आई होप आपको ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ आया। अब चलिए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन से। यहां पे 0 इंस्टेंट है और ए से अगर आप देखते हो बी की तरफ
तो आप देख सकते हो कि जो बी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए वो आई कैप की तरफ है और यहां पे हमने जे कैप को भी दिखाया है। अब जब अगले इंस्टेंट पे हम इसको देख रहे हैं, जब अपनी पोजीशन रिजिड बॉडी चेंज कर रही है, तो आप ध्यान से अगर आप देखें तो जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जो आई कैप और जे कैप है, वो भी रिजिड बॉडी के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब क्योंकि रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आई कैप और जे कैप है मेरे, वो भी एक तरह से रोटेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए बताऊंगा तो वो यहां पे हमेशा आई कैप की तरफ ही रहेगी, क्योंकि जो हमारी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैच कर रही है। तो एक तरह से बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए हमेशा आई कैप की तरफ ही रहेगी। यहां पे रेफरेंस फ्रेम रोटेट कर रही है, तो इस केस में हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से चीजों को सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम एंड रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को समझ सकते हैं। अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड एक्सेलेरेशन को समझते हैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से। मिलते हैं बोर्ड पे। अब बात करेंगे एक्सेलेरेशन की। यहां पे हम एक्सेलेरेशन को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करना ऑलरेडी जानते हैं। सोचिए मेरे पास दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। दोनों का अपना अलग अलग रोटेशन है। हो सकता है उनमें से एक पॉइंट रोटेट कर रहा हो और एक अपना ट्रांसलेट कर रहा हो, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इमेजिन कीजिए कि टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो अगर ऐसे केस में मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को लिखूं तो सोचिए वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज सीन फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। हम यहां पे ये मान के चलें कि ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेटिंग है, क्योंकि आप देखो ना यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ए मेजर कर रहे हो ना, इस पोजीशन को भी और इस वेलोसिटी को भी, ठीक है। तो इसका मतलब ए के रेफरेंस से आप बी की तरफ देख रहे हो और ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसी है, रोटेटिंग, ठीक है। तो उनके रेस्पेक्ट में आपको देखना होगा। ये ओमेगा क्या चीज है बताओ। ओमेगा जो है वो जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है उनकी एंगुलर वेलोसिटी है ये, ठीक है। दूसरा ये क्या चीज है बताओ जरा, वीबी एंड वीए। वीबी इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी और वीए क्या है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए है एज सीन फ्रॉम सम फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखूं। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा, डी वी ए बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ क्या बन जाएगा बताइए, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज सीन फ्रॉम एक्स वाई जेड, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब जब आप यहां पे डेरिवेटिव लोगे ना तो प्रॉब्लम उसमें क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पे जो आई कैप जे कैप के कैप जो आपकी रेफरेंस फ्रेम है ए के रेस्पेक्ट में, जो ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेटिंग है। इसका मतलब आई कैप जे कैप के कैप रोटेट हो रहे हैं। तो रोटेट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव टाइम के साथ कैलकुलेट होगा। तो यहां पे जब आप, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये आपने पोजीशन मेजर की है, तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे आई कैप जे कैप के कैप का डेरिवेटिव भी अपीयर होगा। सिमिलरली यहां पे जो वेलोसिटी आपने मेजर की है वो ए के रेस्पेक्ट में की है और ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेट हो रही है, तो आई कैप जे कैप के कैप जो डायरेक्शन है उसका भी आपको डेरिवेटिव लेना होगा। लेकिन यहां पे नहीं लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी आपने मेजर की है ये ए की विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है, तो यहां पे आई कैप जे कैप के कैप चेंज नहीं हो रहे हैं, ना ही इसमें चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे डायरेक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा, यहां पे सीधा सीधा मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव होगा। तो यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस, यहां पे जरा देखिए, यहां पे पहले ओमेगा का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा। तो यहां पे एक तो ओमेगा का डेरिवेटिव हो गया और ये हमने यूं का यूं रख लिया, प्लस क्या बनेगा बताओ, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में देखो इसका डेरिवेटिव ये आ गया ना भाई, ठीक है। अब आइए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ जरा। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा एक तो मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक तो ये टर्म आ जाएगी और ये जो है ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, प्लस इसकी एक डायरेक्शन का भी तो डेरिवेटिव आएगा।
डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है ना, तो वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इसकी डायरेक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो उसमें वो बनेगा ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां से ये निकल के आएगा, ठीक है। जब इसका मैग्नीट्यूड सेम रखोगे, डायरेक्शन अकेले का डेरिवेटिव लोगे, तो ये 3 टर्म निकल के आएंगी, ठीक है ना। अब आइए प्लस क्या लिखोगे बताओ जरा। यहां पे अगेन यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना आप, तो इसका जब डायरेक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक तो ये टर्म आएगी, और एक क्या टर्म आएगी बताओ जरा। एक बनेगी जब मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे तो बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज सीन फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। इस तरह से आपको ये डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप ये विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हो, और ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेटिंग है, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी को भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन को निकालते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना वो भी हेल्प करेगा आपको। और अगर आपने सर्कुलर मोशन चैप्टर पूरा लगाया है तो वहां पे भी मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को लिखते हैं वो बताया था। मैं आपको याद दिला देता हूं। सोचिए कोई पार्टिकल है जिसमें, जैसे मान लीजिए कोई ए पार्टिकल यहां पे और बी यहां पे है मान लीजिए, ठीक है। और बी जो है वो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इस ए के बी पार्टिकल ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी जो आर है वो भी बदल रही है, इससे जो डिस्टेंस है ए से बी की वो टाइम के साथ बदल रही है। और अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन बोल दूं तो यहां से जो एंगल है, इसको आप थीटा बोल दो या फाई बोल दो, वो भी आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल लेंथ डीएल को देखोगे ना कि स्मॉल लेंथ डीएल कितना चला है, तो डीएल होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी जेड जेड कैप। अब क्योंकि आप प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, एक ही प्लेन में मोशन को ले रहे हो, तो ये आप हटा दो। आप बोलोगे सर ये आर कैप कौन सी डायरेक्शन है और थीटा कैप कौन सी डायरेक्शन है। आर कैप जो है, जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बी पार्टिकल यहां पे है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आर कैप होगी, रेडियली आउटवर्ड, और इसके जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी कर्व के, उसको हम बोलेंगे थीटा कैप। या आप कह सकते हो नो टेंजेंशियल टू द कर्व, ये टेंजेंशियल टू द कर्व नहीं है, ये आर कैप के परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है, उसको हम थीटा कैप बोलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ये हमारा स्मॉल लेंथ होता है। जब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पार्टिकल चलता है तो स्मॉल लेंथ जो होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये स्मॉल वेलोसिटी निकल के आएगी, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो फुल वेलोसिटी को भी आप लिख सकते हो। तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आएगी पार्टिकल बी की, इट कम्स आउट टू बी, और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ध्यान देना भाई, ये बन जाएगा आर डॉट आर कैप, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं डॉट से लिखता हूं, प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये बन जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। ध्यान रखना मैं ए को फिक्स रख रहा हूं यहां पे। अगर ए भी खुद वेरी कर रहा हो, ए खुद चल रहा हो, तो ए की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो भी आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हो, ये टर्म आएंगी। अब आप बोलोगे सर पहले तो ये आ रही थी, अब ये आ रही है, तो ध्यान से देखो दोनों सेम ही है। जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए है, तो उसमें देखो यहां पे ये वाला आ गया। फिर आइए ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे मैंने आर ओमेगा लिख दिया इसको, ये आर है ये ओमेगा है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक दूसरे के मैं परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, क्योंकि जनरली जो ओमेगा होता है वो जो बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में sin 90 आता है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दिया आर ओमेगा को, ठीक है। अच्छा एक क्या है बताओ जरा, एक है ए के रेस्पेक्ट में बी की डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो आर ही है, तो आर कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो आर डॉट में आ गया। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है भाई, ध्यान से समझिए। और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे सेम है। कई बार हम इसका भी यूज करेंगे, कई बार हम इसका भी यूज करेंगे। जनरली इसका कब यूज किया जाता है, ये तब यूज करते हैं जब हम ए के अबाउट बी जो है वो मूव कर रहा हो, ठीक है, तब हमें इस तरह का यूज करना है। ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसको कहीं पे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हो, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूं, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी भाई, एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा आर कैप कंपोनेंट और एक आएगा थीटा कैप कंपोनेंट। एक इस तरफ होगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और एक इस तरफ होगा।
तो बात करते हैं थीटा कैप वाले कंपोनेंट की तरफ, ठीक है। तो थीटा कैप की तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा जरा देखते हैं। वो एक तो बनेगा थीटा डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट लिख दो, चलो इसको आर थीटा डबल डॉट। एक तो ये एक्सप्रेशन आएगा और एक आएगा 2 थीटा डॉट आर डॉट, ये बनेगा भाई, ये बनेगा थीटा कैप की तरफ, ठीक है। अब आइए जो आर कैप की तरफ आएगा वो बनेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये बनेगा। आप बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया आपने, ये कैसे लिख दिया? अच्छा, ऑब्वियसली यहां पे एक टर्म और भी आएगी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ये भी टर्म आएगी भाई, ठीक है, ये भी एक टर्म निकल के आएगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बना, जरा ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे बना है। एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए आ गई हमारे पास भाई। ए मान लीजिए फिक्स नहीं है, ए मान लीजिए एक्सेलेरेट हो रहा है, तो बी की अगर आपको एक्सेलेरेशन देखनी है तो ए की एक्सेलेरेशन लिखनी होगी पहले, ठीक है, जो कि यहां पे भी है और यहां पे भी है। अब आइए अगर आप इसको देखो सबसे पहले, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है थीटा डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब डबल डेरिवेटिव होता है, तो थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ओमेगा होता है, डबल डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा आएगा, आर अल्फा है ये वाली टर्म है। आर क्या है बताओ? आर है बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो एक तरह से ये वाली टर्म भी कवर होगी। दूसरी जो टर्म है वो है आर ओमेगा 2 ओमेगा और वी, आर डॉट का मतलब वी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी, और ये हो गया ओमेगा। तो ये जो टर्म है दूसरी वाली, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये डबल ही तो हो रखी है, देखो ना, दो बार आ रखा है ना ये वाला टर्म यार, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड मेजर की गई है भाई, तो ये दो बार आ गया ना यार, ये वाली जो टर्म है ये दो बार अपीयर होगी ना, कि यहां पे और एक यहां पे, तो डबल का फैक्टर आ गया ना, तो वही डबल का फैक्टर मैंने यहां पे डाल दिया भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब आइए यहां पे, ये क्या टर्म है भाई, ये कौन सी टर्म है? ये जो टर्म है ये है ये वाली टर्म, कि बी के रेस्पेक्ट में ए की जो एक्सेलेरेशन है, आर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब बी जो है वो ए से दूर जा रहा है, सोचिए तो किस वेलोसिटी से इससे दूर जा रहा है, कैसे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम का, उसका एक और बार डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी बी की ए के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म कवर होगी। और ये कौन सी आर ओमेगा स्क्वायर, वो यहां से निकल के आएगी, ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो आपका ये टर्म आर ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा, यहां पे आर ओमेगा स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी टर्म जो है वो कवर हो गई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आपने यहां पे ओमेगा की टर्म में लिखी है, वैसे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हो, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इनको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप याद रखोगे, यकीन माने आप जो है बहुत सारी चीजों को सोल्व कर पाओगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से एक्सेलेरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई सिलेबस में ना हो, लेकिन आप देखिएगा कि जो आपके सिलेबस में जो चीजें हैं ना, वो कितनी आसान हो जाएंगी आपकी, अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ गया तो। इसलिए इसको जरा हजम कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका पूरा डेरिवेशन समझना है पूरी अच्छे तरीके से, कि कैसे हमने डायरेक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो हमने सर्कुलर मोशन में इसको पूरा समझाया हुआ है, वहां पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देता हूं। देखो ये जो टर्म है ना, दो बार आई है ना, तो इसको दो बार लिख देते हैं। तो यहां पे बनेगी एक्सेलेरेशन बी विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए as measured from a rotating reference frame plus omega cross r of b with respect to a, ठीक है, प्लस क्या आएगा बताओ जरा, एक्सेलेरेशन ऑफ b with respect to a as measured from a rotating reference frame, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ b निकल के आ जाएगी, एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ b निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब इसका यूज करेंगे भाई, अब इसको प्रॉब्लम में हम इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, मैं आपको बताता हूं, ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। जरा देखिए कैसे। मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको याद करना, बट ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सोचिए मेरे पास दो पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल जो है
वो ऐसे मूव कर रहा है पैराबोलिक, ठीक है, ऐसे पैराबोलिक मूव कर रहा है, और ये जो है ये हमारे पास मान लीजिए कोई वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। सोचिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहां पे, इसको मैं पार्टिकल बी बोल देता हूं, ठीक है, और एक और पार्टिकल है ए, वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। जो आपका ए पार्टिकल है वो आपका सर्कल में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सोचिए सर्कल की जो रेडियस है वो आपको 1 दे रखी है, और किसी इंस्टेंट पे जब बी यहां पे है उस टाइम ए यहां पे है, ये ए की पोजीशन है। आपको ये दे रखा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इनके जो बीच की इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बीच की डिस्टेंस है ना ए और बी के बीच की, वो 2 मीटर है। दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है एज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, मतलब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ए की। और ए की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसी तरफ, वो भी आपको दे रखी है, वो मान लीजिए दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सोचिए ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ए। बी जो है वो ऐसे मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, और इसकी इक्वेशन जो है वो है y = x², ठीक है, ये इसके ट्रेजेक्ट्री जो है उसकी इक्वेशन है। अच्छा, जिस इंस्टेंट पे यहां पे है उस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी एज मेजर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, वो जो दे रखी है वो है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, और ऐसे बी की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब इस तरफ जो एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या एक्सेलरेशन होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब ए घूम के यहां पे पहुंच चुका है, बी घूम के यहां पे आ चुका है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या एक्सेलरेशन होगी, ये आपसे पूछा है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें पूरा इसका बी का एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए जरा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगी दोस्तों, वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस, आप बताइए, अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस ओमेगा क्रॉस, इसको सीधा सीधा मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो ट्रिपल प्रोडक्ट था ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको इकट्ठा लिख दिया मैंने, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज मेजर्ड फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अभी मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब भी समझाऊंगा आपको। प्लस क्या आएगा बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये टर्म्स आएंगे भाई, ठीक है, ये मेरे ख्याल से टर्म्स आएंगे। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का देखते हैं। ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना आप, और ए जो है वो रोटेट कर रहा है, तो एक काम करो, ए की जो रेफरेंस फ्रेम है ना उनको रोटेटिंग मान लो। कैसे मानोगे रोटेटिंग, उसको जरा समझिए। ये हमारा सर्कल है जिसके ऊपर ए पार्टिकल मूव कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे यहां पे है, किसी इंस्टेंट पे यहां पे, किसी इंस्टेंट पे यहां पे है, यहां पे, यहां पे, एक प्लेन में मूव कर रहा है ए, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेफरेंस फ्रेम दिखाऊं, सोचिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका आई कैप इधर है और जे कैप इधर है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैप इधर है, जे कैप इधर है। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है जो आई कैप एंड जे कैप है इनके, वो आपके रोटेट हो रहे हैं। आई कैप एंड जे कैप जो है वो रोटेट हो रहे हैं पार्टिकल के साथ साथ, और जिस स्पीड से, एंगुलर स्पीड से ये ओमेगा जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसी एंगुलर स्पीड से इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर रहे हैं। हमने इसकी रेफरेंस फ्रेम को रोटेटिंग ले लिया है, इसकी जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेटिंग ले ली हमने, वो रोटेट हो रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ओमेगा पता चल गया है, और ओमेगा क्या होगा, जिस ओमेगा से ये पार्टिकल चक्कर लगा रहा है वही ओमेगा हम किसको दे रहे हैं, इसकी रेफरेंस फ्रेम को दे रहे हैं। तो अगर वो निकल आए समहाउ, तो इसका मतलब हमें ओमेगा पता चल जाएगा। दूसरा, अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी भाई, क्योंकि पहले बोल दिया कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका अल्फा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब यहां पे दो तीन चीजें, एक तो ओमेगा निकालना है, एक ये चीज निकालनी है, एक आपको ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, और एक इनके एब्सोल्यूट एक्सेलरेशंस निकालनी है। अगर ये आ गया तो ये आपसे पूछा है, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब सवाल यहां पे ये है कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशंस कैसे निकालें। जैसे कि पार्टिकल ए की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल ए की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, अगर यहां पे नॉर्मल एक्सेलरेशन और आ जाए तो मजे आ जाए। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी पार्टिकल ए की, एक तरह से एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आ जाएगी। लेकिन वो निकाले कैसे, उसके लिए हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। जरा देखो ध्यान से, ये जो है वेलोसिटी ये होती है आर ओमेगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये होती है आर ओमेगा। तो 8 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एंगुलर स्पीड जो है वो 8 रेडियन पर सेकेंड आ गई है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी लिखूं, एंगुलर वेलोसिटी को लिखूंगा तो ये बन जाएगा 8k कैप। 8k कैप बाहर की तरफ ऐसे आएगा, तो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो ये k कैप हो गया ना। तो इसका मतलब मुझे ओमेगा पता चल गया कि किस ओमेगा से ए जो है वो रोटेट कर रहा है, और यही ओमेगा मैंने इसकी रेफरेंस एक्सिस को प्रोवाइड कर दी है। मैंने बोला कि इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, और उसकी जो ओमेगा है वो 8k कैप हो गई है। अल्फा की वैल्यू इसकी 0 आएगी। बहुत बढ़िया भाई। अब आइए आगे चलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो दे रखी है आपको। अब आइए नॉर्मल एक्सेलरेशन। ए की जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, वो होगी v²/r। ठीक है, हालांकि उसके लिए ओमेगा की जरूरत नहीं थी वैसे। तो अगर आप देखोगे तो 64 एंड माइनस जे कैप आएगी। एक बार जरा देख लो भाई, माइनस जे कैप क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ आएगी ना एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी अंदर की तरफ आएगी 64 जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप। तो अब जरा देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखूंगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए, उसमें दो कंपोनेंट है, एक है -2 i कैप इस तरफ हो गया ये वाला, और एक आ गया -64 जे कैप। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया माइनस जे कैप की तरफ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब अगेन बी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये तो हमें पता है। इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन और चाहिए अपने को, एक्सेलरेशन ऑफ बी नॉर्मल। ये कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी नॉर्मल जो बनेगी वो बनेगी यहां पे जो स्पीड है बी की डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, जे कैप की तरफ आएगा। तो वी बी क्या है बताओ जरा, वी बी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होती है, मेरे ख्याल से 3/2 होती है भाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना भाई इसको। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे हिसाब से ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जरा देखो, y = x² दे रखा है, तो dy/dx क्या हो जाएगा बताओ जरा, dy/dx हो जाएगा 2x, और इसका अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव ले लूं d²/dx², ये आपका हो जाएगा 2। सही है जी। अब जरा देखो dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट जो है ओरिजिन है, तो इसकी वैल्यू तो होगी 0। dy/dx की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं इस पॉइंट पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगी बताओ जरा, ये तो 0 ही हो गया, तो ऊपर तो 1 ही रह गया, नीचे बताइए, नीचे आपका 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ना यहाँ पे हाफ, तो ये बन जाएगा, और ऑब्वियसली जे कैप की तरफ है तो बन जाएगा 50 जे कैप। ये आ जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं नेट निकालूं एक्सेलरेशन ऑफ बी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालूं, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आई कैप की तरफ 1 i कैप प्लस 50 जे कैप, ये दो आपके कंपोनेंट आएंगे इसकी एक्सेलरेशन में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ओमेगा भी आ गया। अब ये टर्म रहेगी बस, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रह गई। तो उसके लिए एक काम करते हैं, बी की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्योंकि उसी में एक टर्म छुपी होती है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज मेजर्ड फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। इसकी जो रेफरेंस फ्रेम है उसको मैं XYZ बोल रहा हूं, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम बोल रहा हूं इसको। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करें भाई। तो बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताओ क्या है, बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है ये रही 5 i कैप। 5 i कैप इज इक्वल टू ए की जो है वो -8 i कैप है,
प्लस ओमेगा। ओमेगा क्या है बताओ जरा? जो इसकी रेफरेंस फ्रेम है ना, उनकी एंगुलर वेलोसिटी है, और उनकी एंगुलर वेलोसिटी हम ऑलरेडी जानते हैं 8k कैप, 8k कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी की जो पोजीशन है वो कितनी है बताओ? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन को अगर आप देखोगे तो वो आएगी 2i कैप, 2j कैप, 2j कैप। आप देख सकते हो ए के रेस्पेक्ट में बी को देखोगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा ना, और डिस्टेंस बीच में दे रखी है 2j कैप, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये एक तो इधर आ जाएगा, तो 8 और 5 13i कैप तो इधर ही हो गया, इज इक्वल टू ये बताओ k कैप क्रॉस j कैप माइनस i कैप होता है, और ये बन जाएगा माइनस 16i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। यहां से वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 13 प्लस 16 29 बन जाएगा भाई मेरे हिसाब से 29i कैप, ये बनेगा। a के रेस्पेक्ट में b की जो वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो 29i कैप है, वो 29i कैप है। कुछ लोग ये सोचते हैं सर ये देखो ये 5 है, ये 8 है, तो 8 और 5 13 होनी चाहिए थी, 13 नहीं है 29 है। ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेट हो रही है, ए जो है वो रोटेट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं। अब जरा ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, देखो ये भी वैल्यू पता चल गई, ये भी वैल्यू पता चल गई, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी पता चल गया, बस वैल्यू पुट करनी है भाई। तो जरा देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें पता है आई कैप प्लस 50j कैप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए विच इज माइनस 2i कैप माइनस 64j कैप, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 64 इंटू आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2j कैप, 2j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 29i कैप, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब यहां से मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आना चाहिए, उससे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो जरा समझिए कि कैसे हम यहां पे बी की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब नेक्स्ट एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल में अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछी होती तो क्या करते हैं? क्या इसका नेगेटिव ले लेते कि भाई जो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आया है उसी का नेगेटिव ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी? नहीं जनाब, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे ए तो रोटेट हो रहा है, तो ए की रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग ले सकते हो, लेकिन यहां पे जो बी है ना उसको आप ट्रांसलेटिंग लेके चलिए, उसको आप ट्रांसलेटिंग लेके चलिए। तो यहां पे आप ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो, और उस केस में एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला एक्सप्रेशन लगा के इसको सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो खैर मैं फिलहाल उसमें नहीं जाऊंगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तब तक चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, एंड फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहां पे हमारे पास एक रोड है और वो हमने इस तरह से डाल रखी है, ठीक है, और यहां पे एक कॉलर डला हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ये जो रोड की लेंथ है ये मान लीजिए आपको दे रखी है, और ये एंगल जो है ये भी आपको दे रखा है, ठीक। ये एंगल मान लीजिए दे रखा है आपको 60 डिग्री, फिलहाल पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 60 डिग्री दे रखा है, और ये इस तरफ हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो अल्फा दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, इस तरह का दे रखा है। और इसकी जो लेंथ है पूरी रोड की या इस कॉलर तक की, ये आपको दे रखी है 0.75 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की। ये कॉलर को सी बोल देता हूं, इसको मैं ओ बोल देता हूं। तो अगर मैं ROC की बात करूं तो वो आपको है 0.75 मीटर, फिलहाल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 0.75 मीटर दे रखा है। इस कॉलर के साथ एक और रोड को कनेक्ट किया गया है,
इस कॉलर के साथ एक और रोड को कनेक्ट किया है और ये फिक्स्ड किया हुआ है। कॉलर जो है इस रोड पे फिक्स्ड है, ध्यान रखना, एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उस रोड के ऊपर इस कॉलर को फिक्स किया गया है भाई, ठीक है। और ये यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब ये ऑब्वियसली इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक है। इस तरह का आपको दे रखा है। दूसरा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो आपको दे रखा है 0.5 मीटर। एक बार मैं देख भी लेता हूं क्वेश्चन में, 0.5 मीटर जो है वो लेंथ आपको गिवन है। सवाल क्या है, ये पॉइंट है मेरा C, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं। आपसे पूछा है ओमेगा BC, जो ये रोड है इसकी क्या ओमेगा आएगी, एंड अल्फा BC, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, इस रोड की क्या आएगी, ठीक है। ये जो कॉलर है ये इस रोड पे फिक्स्ड है, बट इस रोड में फिक्स नहीं है, इसमें ये स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस रोड के साथ ये फिक्स्ड है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, इस रोड के परपेंडिकुलर, जिस पे फिक्स्ड है उसके परपेंडिकुलर आएगी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस कॉलर की जो स्पीड आपको देखने को मिलेगी VC जो आएगी, वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। मैं काम करता हूं, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन कर लेता हूं, इधर I कैप है, इधर मेरा J कैप है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें एक और चीज को, ये कॉलर जो है वो इस रोड पे स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, इस रोड के ऊपर फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर C पॉइंट है और यहां पे B पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ B जो है वो तो मेरी 0 होगी भाई, ये हमें पता चल गया। दूसरा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं वेरी कर रही है। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ C को लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ C विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। मैं सिर्फ ये लिखूंगा दोस्तों, ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रही है, ठीक है। तो ये ओमेगा क्या होगा बताओ, ये ओमेगा फिर रोड का ओमेगा आ जाएगा, एक्सिस का ओमेगा नहीं आएगा, रोड की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आएगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है, एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रही है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है तो जो तीसरी टर्म आती है वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, वो 0 हो जाएगी। दूसरी बात, यहां पे जो ओमेगा है वो हमने, क्योंकि रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस हम यहां पे नहीं ले रहे हैं, दोनों पॉइंट एक ही रिजिड बॉडी पे हैं, तो ओमेगा फिर एक्सिस का ओमेगा नहीं रहेगा, रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा नहीं रहेगा, वो किसका ओमेगा हो जाएगा फिर, वो ओमेगा फिर रोड का हो जाएगा। इस रोड का जो ओमेगा है, ये आपको मैंने बताया था कि भाई ये जब आप ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम से लेते हो तो ओमेगा क्या चीज होती है, और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से जब आप लेते हो तो ओमेगा क्या चीज होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो ओमेगा, ये इस एक्सिस, ये इस रोड का ओमेगा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे जो VC निकल के आएगा, इट कम्स आउट टू बी, VB तो 0 हो गया, ये तो फिक्स्ड है भाई, ओमेगा BC को मैं ओमेगा नोट लिख देता हूं और इसको मैं K कैप की तरफ मान लेता हूं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि K कैप की तरफ होगा, क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, तो 0.5 हो गया, 0.5 और माइनस के साथ आएगा I कैप की तरफ, ठीक है, मतलब इस तरफ आएगा। R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो पीछे की तरफ होगा, माइनस I कैप की तरफ होगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा VC को, सो VC कम्स आउट टू बी K कैप क्रॉस I कैप, K कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.5 ओमेगा नॉट, और K कैप क्रॉस I कैप क्या हो गया, J कैप। अब आप बोलोगे सर ये J कैप, ये तो माइनस J कैप की थोड़ी ना है, ये तो J कैप की तरफ है। कोई बात नहीं, ओमेगा नोट नेगेटिव आ जाएगा भाई, क्योंकि ओमेगा नोट को हमने किधर ले लिया, K कैप की तरफ ले लिया, इधर ले लिया है। असल में हमें उल्टा लेना चाहिए था, ऐसे माइनस K कैप की तरफ अगर आप लेते यहां पे, तो यहां पे प्लस हो जाता फिर, ठीक है भाई। ओमेगा BC को माइनस K कैप की तरफ ले लो तो उससे यहां पे प्लस आ जाएगा, सही बात है। तो चलिए मैंने माइनस K कैप की तरफ ले लिया इसको, ठीक है, तो यहां पे प्लस आ गया। तो ये हमारे पास VC आना चाहिए, मतलब VC की वैल्यू हमें पता चल गई है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CB रोड, और वो J कैप की तरफ है, ठीक है। अब आइए यहां पे इस रोड पे आते हैं। अगर हम इस रोड की बात करें तो इस रोड में C जो है वो चेंज हो सकता है, वो जो कॉलर है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा अलोंग दिस रोड, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना O और C के बीच की, वो चेंज हो सकती है। दूसरी बात, यहां पे मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो C की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ C अगर मैं लिखना चाहूं तो वो लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ O प्लस ओमेगा, ये ओमेगा एक्सिस की ओमेगा आएगी इस बार, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं और
क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू ओ देखूंगा ना, यहां पे आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ध्यान से देखना भाई, प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ एज सीन फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। सवाल ये, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ओ की हमें लेनी होगी। ओ की किधर लेंगे बताओ? जिधर आपने फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस लिया ना, उधर ही आप आई कैप दिखाओ, उधर ही जे कैप दिखाओ, और मान लो कि ये आई कैप और ये जे कैप रोटेट कर रही हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं? जैसे इसका रोड का ओमेगा है ना, उसी ओमेगा से रोटेट कर रही हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये जो आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो आएगी ना, ये फिक्स्ड इधर ही रहेगी ऑलवेज, क्योंकि जितना रोड रोटेट करेगी उतना ये एक्सिस भी रोटेट हो जाएंगे। तो आई कैप जे कैप कंपोनेंट जो इसका नजर आएगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये आई कैप दिखा देता हूं, या एक्स कैप बोल देता हूं, इसको स्मॉल एक्स बोल देता हूं, इसको स्मॉल वाई बोल देता हूं, और ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। और ये जो ओमेगा है, ये क्या है? रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा है। और इसको किसके बराबर लोगे? जो रोड है उसी के बराबर ले लो, सो दैट अगर मैं इस रोड की ये जो लेंथ है ना, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, तो जितना रोड रोटेट कर रही है उतना ही आई कैप जे कैप रोटेट कर जाएगा ये। तो उससे जब आप आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखोगे ना, तो वो ऑलवेज आपको जो भी यहां पे इस जगह पे जो कंपोनेंट लिखोगे वही कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब फिलहाल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो लेंथ है 0.75 है, 3/4 है, 3/4। तो इसका मैं कंपोनेंट ले लेता हूं 3/4, ये 60 एंगल है, तो इसका cos 60 करोगे तो 3/4 cos 60 करोगे तो ये वाला आ जाएगा, और sin 60 करोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो sin 60 करते हैं तो √3/2 आई कैप हो गया, एंड cos 60 करते हो तो 1/2 जे कैप हो गया माइनस के साथ। ये हमारे पास आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा। इसका मतलब जो सी पॉइंट है, कॉलर वाला पॉइंट, वो ओ के रिस्पेक्ट में जो है उसकी जो पोजीशन है वो हमें पता चल गई कि वो टाइम के साथ जो है, माफ कीजिएगा, उसकी वैल्यू क्या है, ये हमें पता चल जाएगा। ये हमें पता चल गया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। दूसरी बात, अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, तो रोड भी तो रोटेट हो रही ना, समझिए। रोड की ओमेगा ये है, और एंगुलर जो हमने इसकी रेफरेंस जो फ्रेम है उनकी भी एंगुलर वेलोसिटी यही ली है। तो रोड की जो पोजीशन आएगी ना, ये जो कॉलर जो रहेगा वो ऑलवेज इधर ही रहेगा, रोड के अलोंग ही रहेगा। पॉइंट को समझिए। इसलिए हमने ये किया है कि इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है उनकी ओमेगा भी 4 रेडियन पर सेकेंड ही ले लिए मैंने। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा VC कम्स आउट टू बी V0 इज 0, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओमेगा की वैल्यू जो रेफरेंस एक्सिस की जो एंगुलर स्पीड है वो यूज करनी होगी 4 के कैप क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 3/4 इंटू √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ये हो गया, ठीक है जी, एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जो कॉलर सी की जो वेलोसिटी आएगी वो अलोंग द रोड आएगी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इधर होगी या इधर होगी, हमें यह पता है। या तो ये इधर की तरफ आएगी या फिर ये इधर की तरफ आएगी, इन्हीं दोनों में से आएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, लेकिन तो मैं काम करता हूं, इसको अगर मैं लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड V0 मान लेता हूं, और इसकी डायरेक्शन जो है 1 मिनट के लिए नीचे की तरफ मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन होगी तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट और एक आपका इस तरफ कंपोनेंट आएगा। तो डाउनवर्ड कंपोनेंट पहले आई कैप की तरफ निकाल लेते हैं। तो आई कैप की तरफ क्या बनेगा? √3/2 आई कैप, एंड डाउनवर्ड माइनस जे कैप की तरफ आएगा तो उसमें cos 60 हो जाएगा ना, तो बन जाएगा -1/2 जे कैप। sin 60 एंड cos 60 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। सो इट कम्स आउट टू बी V0 इंटू √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ आ जाएगा। अब जरा देखिए, यहां से मैं 4 से 4 कैंसिल कर देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ सी लिख रहा हूं मैं इस रोड के हिसाब से लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसके हिसाब से ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सी जो आएगी वो क्या आएगी, जरा देखो। 4 से 4 काट दिया हमने यहां पे, ये क्या बनेगा? 3√3/2 एंड के कैप इधर है और आई कैप इधर है, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, ठीक है। फिर आ जाइए -3/2 और के कैप क्रॉस जे कैप जो करोगे वो माइनस आई कैप आएगा, और माइनस पहले से तो प्लस क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पे आ जाइए अब √3 V0/2 आई कैप माइनस V0/2 जे कैप, सही है जी। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सी आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सी जो है वो तो ये होना चाहिए 0.5 ओमेगा नॉट जे कैप। अच्छा ध्यान से देखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी वेलोसिटी लिख रहे थे तब भी आई कैप जे कैप हमने इधर ही लिया था,
क्योंकि इसकी जब हम वेलोसिटी निकाल रहे थे तो हमने इस रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल किया था, और जब रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैप जे कैप हम उधर ही ले रहे हैं, सो दैट हमारा आई कैप इसका और इसका दोनों का सेम आ जाए, और जे कैप इसका और इसका दोनों का सेम आ जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने रेफरेंस एक्सिस को बड़े ध्यान से एक ही तरफ लिया है, ठीक है। अब जरा देखिए, इधर जे कैप वाला आ गया तो इधर भी जे कैप वाला कंपोनेंट ही सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। और तो यहां से अगर मैं आई कैप वाला कंपोनेंट को देखूं तो जीरो करना पड़ेगा आपको, तो 3/2 प्लस √3 V0/2 हैज टू बी 0। यहां से V0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√3। V0 की वैल्यू आ गई है, तो V0 की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O जो निकल के आएगा वो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो बनेगा -3√3/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O। C की वेलोसिटी O के रेस्पेक्ट में आ गई है, इस पॉइंट की वेलोसिटी O के रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट कर ली है। लेकिन मुद्दा यहां पे ये है कि हमें तो ये निकालना है ना, ओमेगा नोट निकालना है। तो ओमेगा नोट कैसे निकालेंगे? ओमेगा BC को हम ओमेगा नोट बोल रहे हैं ना, तो ओमेगा नोट कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। अब जरा देखो, ये जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वो भी कंपेयर कर देते हैं। तो जे कैप कंपोनेंट कंपेयर करोगे तो ये बनेगा 0.5 ओमेगा नॉट हैज टू बी इक्वल टू 3√3/2, तो यहां से आ रहा है जे कैप, ठीक है। और एक कौन सा है बताओ, जे कैप -V0/2 जे कैप, और V0 की वैल्यू ये है तो ये प्लस बन जाएगा प्लस √3/2। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। तो यहां से जो ओमेगा नोट की वैल्यू आएगी तो ये बन जाएगा 4√3/2, 2√3 बन जाएगा, और ये हाफ वाला फैक्टर इधर आके 4√3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ओमेगा नोट हमने कैसे निकाला है, और इसकी डायरेक्शन हम -k कैप की तरफ ले चुके थे, ठीक है। तो इसका मतलब है ओमेगा BC की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, यहां से आसान कहानी थी, ठीक है। अब बचा है एंगुलर एक्सेलरेशन। इस रोड की एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अगेन हम पहले इसके एक्सेलरेशन निकालते हैं ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से। मतलब इस रोड के रेफरेंस से अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू, जरा देखिए यहां से मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B विच इज 0 प्लस अल्फा BC लिख दो या कुछ भी लिख दो, अल्फा BC क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। ये टर्म आएगी भाई, और तो नहीं आएंगी। ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही ना, तो वो कोरियोलिस वाला पार्ट जो है V वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B वाला पार्ट नहीं आएगा, और ना ही एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी, और यहां पे ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया भाई, ठीक है। बचा सिर्फ ये दो कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन ऑफ C अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसके दो पार्ट आएंगे। एक तो आएगा अल्फा BC, अल्फा BC की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है, ठीक है। तो अल्फा BC को मैं अल्फा नोट मान लेता हूं और K कैप की तरफ मान लेता हूं, क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B जो है 0.5 माइनस आई कैप है, माइनस हाफ आई कैप, ठीक है, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है 4√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 48 R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इज माइनस हाफ आई कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई, R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ C जो निकल के आएगी इट कम्स आउट टू बी K कैप क्रॉस आई कैप इज J कैप, सो माइनस अल्फा नोट बाई 2 J कैप, ठीक है, और यहां से प्लस 24 आई कैप। ये दो कंपोनेंट अपने को देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हमारे पास आएंगे एक्सेलरेशन ऑफ C के, ठीक है। नेक्स्ट अब जरा देखिए, अच्छा एक चीज और देखना, मैंने कोई गड़बड़ ना कर दी भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ C आ गई, इस पॉइंट की मेरे पास एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आ गई। अब यही एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से लिखेंगे। तो वो कैसे लिखोगे बताओ जरा। अब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ O प्लस अल्फा क्रॉस, ये अल्फा इसका ये वाला है जो रेफरेंस फ्रेम जो रोटेट कर रही है ना, उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा क्रॉस। तो अल्फा को सीधा सीधा मैं ए नोट को तो 0, पहले चलो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए नोट प्लस अल्फा क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O माइनस ओमेगा स्क्वायर R of C with respect to O plus 2 times of omega cross velocity of C with respect to O, ठीक है, and plus acceleration of C with respect to O। ये हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है।
अब जरा देखिए ए नोट की वैल्यू तो 0 हो गई है क्योंकि ये ओ पॉइंट फिक्स है, ठीक है। दूसरा अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ जरा। अल्फा की वैल्यू है 2k कैप क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ अपने को पता है 3/4 रूट 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ठीक है जी। माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 4 है तो 16 इंटू आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू इज अगेन 3/4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/4 से, तो 12 हो गया ना ये। 16 तो ये हो गया इंटू 3/4 इसका करोगे तो 12 हो जाएगा और ये बन जाएगा रूट 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ठीक है जी। ये भी आ गया। प्लस बताइए 2 ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, 2 ओमेगा करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा। 8 बन जाएगा, 8k कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ अपने को पता है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ पुट कर देंगे। प्लस ये नहीं पता अपने को, बट हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ की डायरेक्शन क्या आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए को अगर मैं लिखूं फिलहाल के लिए तो मैं लिखूंगा ए नॉट, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ए नॉट और इसकी डायरेक्शन मैं अलोंग द रोड ही लेके चल रहा हूं, तो अगर उसके कंपोनेंट लिखोगे तो रूट 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, इस तरह से आप लिखोगे भाई एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये सारी टर्म जो है आप सारी पुट कर दोगे और उससे आप एक्सेलरेशन ऑफ सी निकाल लोगे और फिर उसको इसके साथ कंपेयर करोगे। इधर हमें आई कैप कंपोनेंट पता है, इधर से भी हम आई कैप कंपोनेंट निकाल लेंगे और उसको 24 के बराबर कर देंगे। उससे देखना एक अननोन निकल के आ जाएगा। कौन सा अननोन निकल के आ जाएगा बताओ, जो हमें रिक्वायर्ड है। कौन सी चीज रिक्वायर्ड है बताओ जरा। हमें यहां पे ए नोट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ए नोट की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। बाकी सब तो यहां पे सारी नोन ही है, देखो यहां पे ए नोट अननोन है बस। तो जब आप आई कैप कंपोनेंट को कंपेयर करोगे ना एसी का ये वाला और इधर का आई कैप कंपोनेंट जब कंपेयर करोगे तो उससे ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर एक बार ए नोट आ गया तो फिर जो जे कैप वाला कंपोनेंट कंपेयर करोगे ना उससे फिर ये अल्फा नोट आ जाएगा। और अल्फा नोट क्या है बताओ जरा। अल्फा नोट अल्फा बीसी को ही तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। आप समझिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें हमने ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का भी यूज किया और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का भी यूज किया है, ठीक है। जिस रिजिड बॉडी के ऊपर दोनों पॉइंट फिक्स हैं वहां पे हम ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का यूज कर रहे हैं, और जिस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट फिक्स नहीं है वहां पे हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का यूज कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कंसेप्ट को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो एपिसोड है वो समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को पहले एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। और खासकर ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के ऊपर एक और रोटेटिंग रिजिड बॉडी हो, तो वहां पे हम कैसे देखें, मतलब रोटेटिंग सरफेस के ऊपर एक और रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि इसका क्या मतलब होता है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।